ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक बड़े ट्राइब में जहां एक बर्सर्कर सोल रियल्म उसके ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुका था, उसका स्पिरिचुअल स्मोक हट गया। एक रेड बालों वाला ओल्ड मैन जिसका पूरा बॉडी लाइटनिंग से भरा था, हवा में खड़ा हो गया। उसने आसमान की डिस्टॉर्शंस को देखा। उसका फेस सरप्राइज, कंफ्यूजन, हैप्पीनेस सब कुछ एक साथ दिखा रहा था। उसने फील किया कि उसका ब्लड उबलने लगा था और साथ में उसका पावर, जो एक जमाने से स्टैग्नेंट था, अब बढ़ने लगा था। शायद थोड़ा ही सही, लेकिन नोटिसेबल था। एक्साइटमेंट उसकी आंखों में चमक उठा और उसके जहन में एक पुरानी कहानी घूम गई। एक लेजेंड जो एंशिएंट से बर्सर्कर्स की लैंड में चली आ रही है, जिसमें कहा गया है कि जब बर्सर्कर्स का गॉड दोबारा आएगा, तब बर्सर्कर्स का ब्लड फिर से उबलने लगेगा और वो रेल्म जो बर्सर्कर सोल रेल्म के बाद गायब हो गया था, वो फिर से वापस आएगा। अब आगे ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के नॉर्दर्न हिस्से में 10,000 साल पहले जब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की 12 ट्राइब्स ने एक साथ मिलकर एक पावरफुल फैक्शन बनाया जिसे ऑल एंटिटीज क्लैन कहते हैं, तब से वहां की हिस्ट्री बदल गई थी। एक ओल्ड मैन जिन्होंने बर्सर्कर सोल रेल्म पोनीबेल्ड में ग्रेट कंप्लीशन अचीव कर लिया था और पहले सुमिंग के अगेंस्ट इनडायरेक्टली फाइट भी की थी, वो उस वक्त ऑल एंटिटीज क्लैन के ऊपर स्काई में खड़े थे और कांप रहे थे। नीचे जमीन पर हजारों बर्सर्कर्स झुककर अपनी श्रद्धा दिखा रहे थे। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट था, एक ऐसी एक्साइटमेंट जो कभी पहले नहीं देखी गई थी। ओल्ड मैन चिल्लाता है, हमारे ब्लड को आग लग चुकी है और गॉड ऑफ बर्सर्कर्स जन्म ले चुका है। बर्सर्कर्स अब बच गए हैं। ऑल एंटिटीज क्लैन के सारे ट्राइब लीडर्स मेरे साथ चलो। हमारे चौथे गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की और स्टाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए वो फिर से चिल्लाता है, वक्त आ गया है बर्सर्कर सोए की बदला लेने का। उसका लाफ्टर पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा दिन जिसकी बात लेजेंड्स में की गई थी, और अब वो दिन आ गया था। ऑल एंटिटीज क्लैन की 12 ट्राइब से लोग इतने जोर से गूंजे कि आसमान और जमीन दोनों हिल गए। वो चीयर्स न सिर्फ एक्साइटमेंट भरे थे, बल्कि क्रेजीनेस, मैडनेस और एक डीप रेजोनेंस का एक्सप्रेशन थे, जब उनका ब्लड लिटरली बर्न कर रहा था। लॉन्ग आर्क्स तेजी से स्काई में उठे और ओल्ड मैन के लीड में आधा आसमान उन लंबे आर्क्स से भर गया। हर तरफ से सीटियां, विस्लिंग साउंड्स गूंजने लगीं और 10,000 के करीब लोग आसमान में भाग गए। वो डायरेक्शन जिस तरफ उनका ब्लड उन्हें खींच रहा था, ये डायरेक्शन उनकी सोल में बसा हुआ था, जहां सूमिंग था। इन बेस्पर्स बर्सर्कर्स बॉर्न मयेंडे। बर्सर्वर्डन को किसी एग्जैक्ट डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। जी हां, उनका गाइड था उनका खुद का ब्लड, जो ज्यादा ताप के साथ उनको खींचता जा रहा था। जितने करीब वो सूमिंग के आते जाते, उतना ज्यादा उनका ब्लड बर्न करता जाता, और वही बेस्ट गाइड था उनके पास। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के एक अलग डायरेक्शन में एक जंगल था जो हर तरफ से ट्रीज से भरा हुआ था। इस जगह को एक पॉइजनस फॉग ने घेरा हुआ था, जिससे ये एरिया एक फॉरबिडन ग्राउंड जैसा लगता था। चाहे इमॉर्टल्स बॉर्डर के पहिए इसको पता हो कि यहाँ एक बर्सर्कर्स पोमो ट्राइब है, फिर भी उनमें से बहुत कम लोग यहाँ आते। ये ट्राइब था बर्सर्कर फांग ट्राइब, जो ऑल एंटिटीज क्लैन के समान एक बड़ा फोर्स था और अपने साथ करीब 100 स्मॉलर ट्राइब्स को रखता था। ये ट्राइबल अलायंस जंगल में रहता था और दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, जब तक इमॉर्टल्स उन्हें प्रोवोक न करें। ये लोग भी बाहर जाने को तैयार नहीं होते थे। जंगल उनका लास्ट लाइन था, एक बाउंड्री जिसे वो कभी क्रॉस नहीं करते। वहां से कोई ब्लैक स्मोक नहीं आ रहा था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई बर्सर्कर सोल रेल्म स्टेशन पाइन में ग्रेट कंप्लीशन अचीव कर चुका बर्सर्कर नहीं था। ट्राइब के एल्डर ने कई सालों पहले ही ये रियल्म अचीव कर लिया था, और एग्जैक्ट सेम मोमेंट में जब ऑल एंटिटीज क्लैन का ओल्ड मैन अपने लोगों के साथ सूमिंग की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, जंगल में ट्रीज पॉइजन फॉग में हिलने लगते हैं। उन ट्रीज में से ह्यूमन फेसेस निकलते हैं, हर चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन। जंगल के नीचे की स्वैम्प्स से भी कई लोग बाहर निकल आते हैं, उनके चेहरे पर भी वही शॉक और घबराहट होती है। सब लोगों का ब्लड जैसे एक साथ इग्नाइट हो गया था, और इस इग्निशन ने पूरी बर्सर्कर फैंग ट्राइब नाउन को अंदर तक हिला दिया था। जंगल के एक हिडन स्पेस में एक ओल्ड मैन बीस्ट स्किन पहने खड़ा था। उसके पीछे 8 लोग ग्राउंड पर घुटनों के बल बैठे थे। इन सब के आसपास से वही एनर्जी स्प्रेड हो रही थी जो बर्सर्कर सोल रेल्म वॉर्ड से कम नहीं थी।
अगर कोई ध्यान से देखता तो और भी पावरफुल प्रेजेंसेस जंगल में छुपी होती, पर इन सब प्रेजेंसेस की ची डिस्टर्ब्ड थी। बताती कि वो सब भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक्साइटमेंट भरी आंखें उस ओल्ड मैन पर टिक रही थीं, जैसे सब उसके डिसीजन का इंतजार कर रहे हों। ओल्ड मैन बीस्ट स्किन में बोलता है, मैं जानता हूं तुम सब जाना चाहते हो। कई देर के बाद उसकी आवाज निकली। कोई कुछ नहीं बोलता, पर सबकी सांस फूली हुई थी। उनकी डिजायर क्लियरली फील हो रही थी। वो फिर बोलता है, मुझे भी अपना ब्लड इग्नाइट होता महसूस हो रहा है। ये गॉड ऑफ बर्सर्कर्स कहते का साइन है, पर यह बर्न अभी कमजोर है। ओल्ड मैन हल्का सा सांस लेता है और सिर हिलाता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की वेस्ट और साउथ साइड में भी दो बड़े ट्राइब्स थे जो बहुत ह्यूज संटे इमॉर्टल्स सिंगडरेंडे। इमॉर्टल्स के इन्वेजन के टाइम छुप गए थे, चाहे उनका टेरिटरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक ट्राइब ने जमीन के नीचे के और एंड कास्ट केव्स मिरन फाइंड प्लेजर लेयर में छुपकर जीवन बिताना शुरू कर दिया। वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में जीते थे, लेकिन जमीन पर आने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ तालन इमॉर्टल्स और क्लॉड से लड़ाई होती। दूसरी ट्राइब ने माउंटेन्स में शेल्टर ले लिया। वो ट्राइब अपना पुराना ग्लोरी लूज कर चुकी थी। अब तो सिर्फ होपलेस फ्यूचर ही बचा था। उसी वक्त जब फॉरेस्ट का ओल्ड मैन डिसीजन ले रहा होता है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के साउथ में कहीं से रोअर्स आते हैं। रोअर्स जो जमीन के नीचे से आते हैं, क्रैक्स ग्राउंड पर पड़ जाते हैं और उन क्रैक्स में से कलरफुल लाइट्स निकलती हैं। ये सब लाइट्स थीं गॉड ऑफ बर्जर्कर्स। इसके मूर्तियों से एक पतला ओल्ड मैन उन स्टैच्यूज के पीछे से निकलता है, आसमान में जंप करता है और चिल्लाता है, मन जैसे सालों का गुस्सा अब सरफेस पर आ गया हो। वो चिल्लाता है, ग्रेट ट्राइब ऑफ सर्जिंग क्लाउड्स, उसकी आशा वापस आ गई है। हमारा ब्लड इग्नाइट हो गया है और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स लाई जन्म ले चुका है। मेरे ट्राइब मेंबर्स, और कब तक हम छुपके रहेंगे? ज़्वेशा बोलता है, मैं ज़्वेशा, एल्डर ऑफ एंडाइट। सर्जिंग क्लाउड्स ट्राइब पहले हार मान चुका था, लेकिन अब एक रोशनी दिखी है जो बताती है कि हम बर्जर्कर्स एक बार फिर उठ रहे हैं, चाहे पूरी ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाए। इस वजह से यह जीवन से बेहतर होगा जो हम अब जी रहे हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे साथ चलो चौथे। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स कहलाते हैं बौडास को अपना रिस्पेक्ट देने। जब वो ओल्ड मैन उड़ता है, उसके पीछे क्रैक्स से काफी लंबे आर्क्स निकलते हैं। इन आर्क्स में स्केलेटन जैसे पतले लोग होते हैं। ये लोग क्लियरली अंडरग्राउंड में मिसरेबल जिंदगी जी रहे थे अब तक। अब उनके पास खोना क्या था? कुछ भी नहीं। तो वो अब अपने लिए, अपने प्राइड के लिए फाइट करना चाह रहे थे। ऑन दी अदर हैंड, जो ट्राइब वेस्टर्न माउंटेन्स में थी, उनका जीवन थोड़ा बेटर था, इसलिए उन्होंने अपने अंदर का अर्ज दबा लिया। शायद वो जाना चाहते थे, लेकिन वो अपना सब कुछ सिर्फ एक कहानी पर नहीं खोना चाहते थे। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के अलावा साउथ मॉर्निंग में भी कई लोगों का ब्लड इग्नाइट हो गया था। लंबे आर्क्स आसमान में घूम रहे थे, ग्रुप्स में या अकेले। सब लोग वही डायरेक्शन जा रहे थे जहां उनका ब्लड उन्हें ले जा रहा था। यह ब्लड का बर्न एक कॉलिंग जैसा था। एक नया दौर स्टार्ट होने वाला था बर्जर्कर्स उनके लिए। साउथ मॉर्निंग के कई आइलैंड्स में फेटेड किनेस्ट नाम के लोग एक ही वक्त में ऊपर देखते हैं। ये लोग हर तरफ स्कैटर्ड हैं, अलग आइलैंड्स पर, लेकिन कनेक्टेड हैं। वो सब अपने गॉड की स्टैच्यू को वर्शिप कर रहे थे और उनका ब्लड भी इग्नाइट हो गया था। लेकिन ये इग्निशन अलग था। ये बर्न डायरेक्ट था, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। जब सुमिंग ने फेटेड किन्यूस के गॉड का रूप लिया, तभी से उनका एक एटर्नल कनेक्शन बन गया था। इसी कनेक्शन की वजह से उनका पावर भी इंस्टेंट बढ़ गया था, एक बड़ी लीप के साथ। जैसे एक रिवर के कई स्ट्रीम्स होती हैं, कुछ ड्राई हो जाती हैं, कुछ में वाटर फ्लो करता रहता है। पर अगर सोर्स में सडनली वाटर आ जाए तो हर स्ट्रीम फिर से जीवित हो जाती है। यही पावर है सोर्स की। एक फेटेड किन्बियस बोलता है, रिस्पेक्टेड सीनियर मो, हमें बुला रहे हैं। फेटेड किन्नू आइलैंड्स के लोग ऊपर देखते हैं। एक्साइटमेंट और लॉन्गिंग फेस पे होती है। वो बिना किसी डाउट या हेजिटेशन के आसमान की तरफ जंप करते हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की तरफ। और कई और आइसोलेटेड प्लस द फेटेड किन्सेस्टेनाउट लोग साउथ मॉर्निंग के आसपास आइलैंड से निकलते हैं। चाहे वो अननोटिस्ड रहे हों या पावरफुल बन गए हों अपने फैक्शंस में, सब कुछ छोड़कर वो उनके ब्लड और कनेक्शन के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ताकि वो ढूंढ सकें उनके रिस्पेक्टेड सीनियर मोगॉन होने उसको। एक आइलैंड पर एक स्ट्रॉन्ग मैन अपना हाथ बांधता है और अपने मास्टर से कहता है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता अब, कृपया मुझे माफ करें। और फिर वो आसमान में जंप मार देता है, अपनी सिल्वर आर्मर तक उतार देता है।
पीछे लोग सिर्फ साइलेंस में उसे देखते रह जाते हैं। एक और आइलैंड पर कुछ लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं, नान गोंग हेन, मास्टर ने तुम पर बहुत एहसान किया है, तुम उनका साथ क्यों छोड़ रहे हो? नान गोंग हेन बोलता है, मास्टर से मैं लॉयल रहा हूं, लेकिन रिस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट बॉय का बुलावा आ चुका है, मैं जाना ही पड़ेगा। एक और आइलैंड पर एक यंग मैन माउंटेन के टॉप पे खड़ा होता है। पीछे एक लड़की होती है जो उसे देखकर सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम्हें जाना ही पड़ेगा? यंग मैन कहता है, जब मैं छोटा था उसने मुझे और मेरे पूरे रेस को बचाया था, तब मैंने उनके पीठ देखकर कसम खाई थी कि मैं उनके जैसा स्ट्रांग बनूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी फैमिली है, जिंदगी है, लेकिन मैं हूं एक फेटेड किन। वो आंखें बंद करता है और फिर स्टेप लेता है स्काई की तरफ। पीछे से लड़की उसे देखती रह जाती है, पूरी तरह डिफीटेड की तरह। लड़का चिल्लाता है, इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगा। ऐसे ही कई सीन साउथ मॉर्निंग के आइलैंड्स और स्कैटर्ड फोर्सेस में हो रहे होते हैं। कोई भी इन फेटेड किन्नस को अब रोक नहीं पाता। जब वो अपने रिस्पेक्टेड सीनियर मोइनस के लिए निकलते हैं, पूरा लैंड ऑफ बर्जर्कर्स उस वक्त कांप रहा था। नॉर्दर्न प्रोविंस और वेस्टर्न रीजन अलायंस बे इतने दूर थे कि चाहे वहां के लोगों का ब्लड इग्नाइट हो भी रहा हो, वो इस जगह तक आ नहीं सकते थे। लेकिन साउथ मॉर्निंग और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में ब्लड बॉइलिंग का इफेक्ट इतना इंटेंस था कि स्काई उन जगहों पर अनएंडिंग आइन लॉन्ग आर्क्स मोड पालिन से भर गया था। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने ब्लड के बर्न होने के बावजूद भी उस कॉल को इग्नोर कर दिया। शायद वो लोग लेजेंड में विश्वास नहीं करते थे, या सिर्फ खुद पर भरोसा करते थे, या फिर सब कुछ छोड़ देना नहीं चाहते थे। सू मिंग को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त वो घास पर लेटे हुए था। उसके ऊपर आसमान में हजारों ब्रिलियंट और रेनबोज, डार्क माउंटेन स्टालेमगो का इल्यूजन जो उसका बजरकर मार्क पन था, और निंथ समिट जो उसके दिल में था, दोनों ओवरलैप हो रहे थे। ये दोनों उसकी विल के वजह से एक दूसरे के अंदर घुस गए थे। जैसे ही वो फ्यूजन हुआ, दुनिया लिटरली गूंज उठी। चारों तरफ जो हजारों इमॉर्टल सेस्टमोटानो थे, उन्होंने तुरंत एक जबरदस्त एनर्जी की वेव महसूस की जो उन्हें पीछे धकेल गई। आसमान में गोल्डन रोब्स में खड़ा हुआ दित्यंसम भी कुछ कदम पीछे हो गया और उसका चेहरा डार्क हो गया। सू मिंग का बरसरकर मार्क एक इल्यूजन का फॉर्म ले चुका था और अब वो फ्यूज हो रहा था। इस फ्यूजन को ड्राइव कर रहा था उसका बोन सैक्रिफाइस इन ग्रेट कंप्लीशन। जब ये मार्क एक्टिव होना स्टार्ट होता है तो वो फिजिकल फॉर्म लेना शुरू करता है और एक सोल में बदल जाता है। ये सोल फिर वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, उसकी पावर अब्सॉर्ब करता है, एक मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। फिर सोल पल्स ब्लड प्लस विल के फ्यूजन से बंदा अपने गॉड ऑफ बर्जर्कर सेमोस की एक स्टैच्यू क्रिएट करता है, और जब वो स्टैच्यू अपीयर करता है तो उसका फेस धीरे धीरे उस पर्सन जैसा बन जाता है। फिर जैसे ही स्टैच्यू उसकी बॉडी में घुस जाती है, बंदा फाइनली बर्जर्कर सोल रियल्म्स में एंटर करता है। यह शायद सिंपल लगे, पर अगर प्रोसेस में जरा भी गलती हो जाए तो सब कुछ फेल हो जाता है। सू मिंग पहले भी फेल हो चुका था। उसने अपना पूरा बर्जर्कर पावर अपनी सोल में फ्यूज करने की कोशिश की थी, बट उस वक्त उसकी सोल इनकम्प्लीट थी। लेकिन अब जब से वो पर्पलिश ब्लैक स्टोन उसके बॉडी में फ्यूज हुआ था, उसने स्ट्रांगली फील किया कि उसकी सोल अब कंप्लीट बन गई है। सू मिंग धीरे से बोलता है, डार्क माउंटेन ऑफ द मेरी सोल है, और निंथ समिट ओलो आल मेरी स्पिरिट। और ये कहना था कि स्काई में दोनों माउंटेन्स निकोल और मोनो डार्क माउंटेन और सैर और यो निंथ समिट और सानो एक दूसरे में फ्यूज होने लगे। आसमान में और भी ज्यादा लेस रेनबो सनटे लो सरोनो हो से आ गए। पीछे डिस्टॉर्शंस और वायलेंटली ट्विस्ट हो रहे थे, जैसे कोई अननोन चीज वर्ल्ड में आने को तड़प रही हो। तभी सू मिंग को फिर से अपने दिमाग की सील वीक होती महसूस हुई, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहली बार जब उसने बरसरकर सोल रेल्म रेस अटेन करने की कोशिश की थी। सू मिंग गरजता है, बरसरकर सोल रेल्म, आज मैं पहुंच जाऊंगा। वो जमीन से उठता है। पूरा जमीन थोड़ा हिल रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ब्लेजिंग डिटर्मिनेशन जल रही होती है। वो तेज नजर से दित्यंस को देखता है और उसकी आंखों में जो इंटेंट है वो सिंपल रेज नहीं था। ये एक असली डेथ ब्रिंगिंग मर्डरस औरत थी जो ढूंढ रहे दित्यंस के क्लोन की हाल ही में हुई डेथ का प्रूफ थी। सू मिंग अपना राइट हैंड उठाता है और स्काई की तरफ झटका देता है। वो चिल्लाता है,
डेस्टिनी मेरा आसमान है। और तभी ओवरलैपिंग डेयर से डार्क माउंटेन और निंथ समिट इम्पेयर्स के ऊपर एक मोंडर इन्फेंट का इल्यूजन टेप अपीयर होता है, जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके एक पैनरजोंडा पर्पल हेयर्ड यंग मैन वन्नन नैर्स में बदल जाता है। स्काई में रेनबो का बदलाव इतना इंटेंस होता है कि लगता है आसमान टूट जाएगा। हजारों कल्टीवेटर्स वहां खड़े थे, वो अब तक टिके हुए थे, लेकिन डीथियन और जियानॉड के चेहरे पे तभी एक सडन फियर आ जाता है जब वो पर्पल हेयर्ड इल्यूजन देखते हैं। जियानॉड डर के मारे पीछे हट जाता है और बोलता है, श्श्श, ये तो एक्चुअल में एक मैजिकल इल्यूजन है। दीत्यानम का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन एक मोमेंट बाद वो हंसते हुए बोलता है, डेस्टिनी का मैजिकल इल्यूजन? तो क्या हुआ अगर वही है? सुमिंग आंखें बंद करके कहता है, मेरी सोल अब वर्ल्ड में है। और तभी डार्क माउंटेन ऑफ बर्टिंटो, निंथ समिट और डेस्टिनी का इल्यूजन तीनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। सुमिंग थोड़ा स्टैगर करता है, पर उसका फेस ब्रिलियंट लाइट से चमक रहा होता है। वो कहता है, अगर तुम लोग डेस्टिनी के इल्यूजन से डरते हो तो मैं अपना नेस्सी स्टैच्यू ऑफ द गॉड ऑफ बर्जर्कर्स इसी इमेज में बनाऊंगा। डेस्टिनी इमेज, डार्क माउंटेन सोल, नाइन्थ समिट स्पिरिट, फ्यूज। जब यह कमांड निकलती है, पर्पल हेयर्ड यंग मैन स्काई में आंखें बंद करता है और तीनों इल्यूजन्स एक स्ट्रॉन्ग रंबलिंग के साथ एक हो जाते हैं। उसी वक्त सुमिंग के माइंड में एक लाउड बैंग होता है। मेमोरी सील ब्रेक हो रही थी, पर पूरी तरह नहीं, जैसे किसी और डिमेंशन से कोई पावर उस सील को टूटने नहीं दे रही थी। सुमिंग के लिप्स पर एक कोल्ड स्नीयर आता है और तभी सामने सबके सामने वो पर्पल हेयर्ड इल्यूजन शाइन करता है। वो इल्यूजन शांत था, पर उसके आसपास एक इमेंस पावर गैदर हो रही थी। पूरे वर्ल्ड से वो एनर्जी ड्रॉ कर रहा था और फिर हैवी प्रेशर डिसेंड करता है। 10,000 सौ कोडांडे इमॉर्टल्स कौंडे मरते कांप उठते हैं। इंजर्ड लोग खून थूक कर घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनका बॉडी लगता है अब बिखर जाएगा अगर वो झुकते नहीं। पहला इमॉर्टल झुकता है, उसके बाद पूरा क्राउड झुक जाता है। डितियन और जियानॉड भी इस प्रेशर को फील कर रहे होते हैं। उनके एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाते हैं। जियानॉड कहता है, ये तो बस बर्सर्कर सोल रेल्म अटेन कर रहा है, इतना प्रेशर ये इम्पॉसिबल है। डितियन हॉरर में बोलता है, अगर ये प्रेशर आ रहा है तो शायद ये नेक्स्ट रेल्म अटेन कर रहा हो, आफ्टर बर्सर्कर सोल रेल्म हो। जैसे ही प्रेशर और बढ़ता है, सुमिंग चिल्लाता है, सॉलिडिफाई स्टैच्यू ऑफ द गॉड ऑफ बर्सर्कर्स। स्काई में उसकी सोल आंखें खोलती है और डायरेक्टली डीथियनियस की तरफ देखती है। डीथियनियस पीछे हट जाता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसे डर नहीं लगा, लेकिन उसका रिट्रीट सब कुछ बयान कर देता है। आधा स्काई का रेनबो कोलैप्स होता है और जो बचा हुआ लाइट था वो सब सुमिंग की सोल में चला जाता है। फिर एक लाउड बैंग के साथ सुमिंग की सोल टूट जाती है। लेकिन ये तोड़ टूट नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन थी। ये था सॉलिडिफिकेशन ऑफ हिज स्टैच्यू ऑफ द गॉड ऑफ बर्सर्कर्स। सोल टूटता है और क्रिस्टलाइन लाइट जब फ्यूज होती है तो एयर में एक स्टैच्यू क्रिएट होता है, सुमिंग का, गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का रूप। लेकिन जहां सब शॉक्ड थे स्टैच्यू देखकर, वहां सब स्टंड हो जाते हैं जब वो देखते हैं स्टैच्यू मोर टू इनकम्प्लीट है। उसमें सिर्फ एक हाथ है, राइट हैंड। वो पूरा हाथ जेड जैसा ट्रांसलूसेंट लग रहा था, शिमरी लाइट के साथ, और वो पावरफुल ऑरा से भरा हुआ था। एक ऐसा ऑरा जो सिर्फ बर्सर्कर सोल रेल्म जेट में होता है। और सुमिंग के अंदर जो एनर्जी चली गई थी वो वापस ब्लास्ट करके रिटर्न करती है। उसका बॉडी एयर में फ्लोट करता है और बिना हवा के उसके बाल हिलते हैं। स्टैच्यू का राइट आर्म उसके असली राइट हैंड के साथ फ्यूज हो जाता है और तभी वो ब्लास्ट होती है जो दर्शाता है कि सुमिंग फाइनली बोन सैक्रिफाइस रेल्मा परिवार से बर्सर्कर सोल रेल्म स्टैंडर्ड में एंटर कर गया है। चाहे अभी स्टार्टिंग स्टेज हो, लेकिन पावर लेवल अब हेवन और अर्थ जैसा फर्क ले आया है। वर्ल्ड का पावर उसके बॉडी में एंटर होता जाता है। उसकी आंखों की थकान चली जाती है और ब्रिलियंस उनमें भर जाता है। स्काई डिस्टॉर्ट होने लगता है, लेकिन अब सिर्फ ईस्टर्न वेस्टलैंड्स वाला तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट पूरा लैंड ऑफ बर्सर्कर्स में कवर हो जाता है। बूमिंग साउंड्स स्काई से आते हैं और प्रेशर और इंटेंस हो जाता है। लोग शॉक्ड रहते हैं, ये स्टैच्यू इनकम्प्लीट है, सिर्फ एक आर्म। तो क्या ये बंदा अभी तक पूरी तरह बर्सर्कर सोल रेल्म को तक नहीं पहुंचा? स्काई एनोमली वैनिश नहीं हुई, बल्कि अब और स्ट्रांग हो रही है। क्या हो रहा है यहां? और तभी स्काई से एक थंडरस क्रैकिंग साउंड होती है
डिस्टॉर्शन से एक प्रोहो जिगेंटिक राइट हैंड डिसेंड करता है। सू मिंग उस हाथ पर जाके खड़ा हो जाता है और नीचे देख के कहता है, दितियन, अब लड़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे ही वो कहता है, जो प्रेशर दितियनसस को रोक रहा था वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। उस वक्त पूरी दुनिया की नजर सू मिंग पर थी। स्काई में जो आर्म डिस्टॉर्शन से निकली थी वो हजारों फीट लंबी थी। उससे निकल रहा प्रेजेंस इतना जबरदस्त था कि सबके दिलों में प्रेशर फील हो रहा था, साथ ही उनमें एक गहरा शॉक भी। सू मिंग उस हाथ के पाल्म पर खड़ा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में सितारे सी चमक थी। पीछे का स्काई फुल था रेनबोज एंड बेड से, और उसके बॉडी से बर्सर्कर सोल रेल्म का प्योर प्रेजेंस स्प्रेड हो रहा था। उस पल उसके अंदर एक अजब सी एन्चेंटमेंट थी, डेजलिंग और कैप्टिवेटिंग। उसका काल्मनेस और इंटेंस ऑरा मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जैसे किसी काल्पनिक स्क्रोल में इमोर्टलाइज किया जाए। अगर कोई आर्टिस्ट इस मोमेंट को ड्रॉ कर पाता तो वो पेंटिंग पूरे वर्ल्ड को हिला देती, लेकिन उस पाल्म पर कोई लाइंस नहीं थीं। हजारों इमोर्टल्स उसे देख रहे थे, कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्स इमोशंस और सबसे ज्यादा शॉक, सू मिंग का एग्जिस्टेंस, उसकी आइडेंटिटी एज अ बजर्कर, इतना स्ट्रॉन्ग पावर का रिपल और सीन्स में दिख रहा एनिमली, सब मिलके एक ऐसे बजर्कर का पोर्ट्रेट बना रहे थे जो अपने पीक पर पहुंच रहा था। दितियनकन उसे देखता है और फाइनली बोलता है, सू मिंग। यह पहली बार था जब गोल्डन रोब्ड दितियन ने बैटलफील्ड के बीच में उसका नाम पब्लिक में लिया था, और जैसे ही उसने सू मिंग का नाम लिया, वो नाम इमॉर्टल लैंड्स और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स नोम लाइट्स में फैल गया। अपने नाम के साथ एक नई लेगेसी रचता हुआ यह नाम सबके दिल और दिमाग में रजिस्टर हो गया हमेशा के लिए। खास करके इसलिए भी क्योंकि सू मिंग के गॉड ऑफ बर्सर्कर्स वॉन्ट्स के स्टैच्यू में एक अजीब सी मिस्ट्री थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इतना बड़ा पावरफुल प्रेजेंस, लेकिन सिर्फ एक उर्स आर्मियस क्रिएट हुई थी। अगर स्काई का एनिमली चला गया होता तो यह मान लिया जाता कि उसका स्टैच्यू बस राइट आर्म तक ही सीमित था, लेकिन डिस्टॉर्शन अभी भी था। रेनबोज लेस और बढ़ गए थे। इसका एक ही मतलब हो सकता था, सू मिंग का बर्सर्कर सोल रेल्म, स्नोर्स का पाथ अभी शुरू हुआ था। वो अपने स्टैच्यू के राइट आर्म पर खड़ा था, दुनिया को नीचे देखते हुए, और पहली बार उस हाइट से दितियनकॉन टाइटेंटे को चैलेंज देता है। अब बैटलफील्ड का मूल इश्यू, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर। चैला की ओनरशिप नहीं थी, बल्कि सू मिंग का उठना और दितियन का गिरना। शायद एक लेजेंडरी वॉरियर को राइज करने के लिए किसी और की लाश पर पैर रखना पड़ता है, तभी उसका नाम दुनिया के दिल में छाप छोड़ता है, एक बर्निंग ब्रांड बन जाता है। हजारों लोगों की सांसें तेज हो गई थीं। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट नहीं था, ना ही फियर, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड सी रिस्पेक्ट थी, एक पावरफुल वॉरियर को दूसरी रेस से देखने की वजह से। और तब जब सू मिंग ने कंप्लीट किया अपना स्टेप फ्रॉम लेस बोन सैक्रिफाइस रेल्म इनटू बर्सर्कर सोल रेल्म, पूरी दुनिया के सेबर सर्कर्स के ब्लड में एक नई अवेकनिंग होने लगी। अगर पहले उनका ब्लड बॉइलिंग हो रहा था, तो अब वो लिटरली इरप्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड बॉडी में रुक नहीं पा रहा हो, जैसे वो बाहर आके चिल्लाना चाहता हो, जैसे हर ड्रिप ऑफ ब्लड फ्लेम बन गया हो। दूर आसमान में जहां ऑल एंटिटीज क्लैन के लोग जा रहे थे, ओल्ड मैन के लीड में लगभग 10,000 लोग एक ही वक्त में एक्सट्रीमली लाउड रोर्स निकालते हैं। वो चांट्स पूरे लैंड ऑफ बर्सर्कर सेंटर में कब का घूम चुके थे। ओल्ड मैन कांपता हुआ आगे बढ़ता है और फिर हंसना स्टार्ट करता है। वो लाफ्टर एक ओल्ड स्कूल सोल लेवल से निकलती खुशी थी। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर ब्लिस। वो चिल्लाता है, बर्सर्कर्स बोन का फ्यूचर हमारे सामने है, वहां जहां हमारा ब्लड बर्न कर रहा है। वो फिर बोलता है, यह वो दिन होगा जब हम बर्सर्कर्स वोरा अपने हिस्ट्री के सबसे ग्लोरियस मोमेंट पे पहुंच गए। एंड इमॉर्टल्स के एंड का वक्त अब दूर नहीं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने तेजी का लिमिट तोड़ दो और अपने ब्राइटेस्ट प्रेजेंस दिखाओ। हम आसमान चीरकर अपने गॉड ऑफ बर्सर्कर्स को अपना रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं। ऑल एंटिटीज क्लैन के डिसाइपल्स उसके पीछे रोरिंग करते हैं। हम आसमान चीर कर जाएंगे और अपने गॉड ऑफ बर्सर्कर्स को सलाम करेंगे। इनके चीयर्स ने आसमान हिला दिया। जो जमीन अभी थोड़ी ड्राई सी लग रही थी, अब उस पर ग्रास ग्रो करना स्टार्ट करती है, एक्साइटमेंट से हिलती हुई। एक दूसरी डायरेक्शन से भी लगभग 10,000 लंबे आर्क्स स्काई में चार्ज करते दिखे। ये भी बर्सर्कर्स ही थे।
लेकिन बहुत वीक और इमेसिएटेड लोग थे। पर उनकी आंखों में जो आग थी वो किसी से कम नहीं थी। उनमें से कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनका इरप्ट होता ब्लड और ग्लोइंग आईज वो सब कुछ कह रही थीं। ग्राउंड पर जो लोग उन्हें देखते हैं उनका दिल कांप जाता है। यह लोग शिकारी नहीं थे, यह थे एक किंग के वर्शिपर्स। लीड में था एक पतला ब्लड शॉट आंखों वाला ओल्ड मैन, जिसका ब्लड का इरप्शन इतना हाई था कि उसके कल्टीवेशन बेस तक राइज कर गया। वो चिल्लाता है, जल्दी जल्दी करो। सर्जिंग क्लाउड्स ट्राइब सबसे पहले पहुंचेगा, चौथे। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बुला सिर्फ सेप्टेम्बर के सामने। पहला बर्जर्कर जिसे वो देखेगा वो हम होंगे, सर्जिंग क्लाउड्स के बच्चे। तभी सभी 10,000 लोग एक साथ गरजते हैं। उनका साउंड आसमान का गला चीर देता है। साथ ही और भी स्कैटर्ड फिगर्स ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के आसमान में उड़ने लगते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में जहां उनका ब्लड उन्हें खींच रहा था। उनके हार्ट में एक बर्निंग कॉल जग चुका था, इतना इंटेंस कि वो अब इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनकी एक ही सवाल थी, क्या यह दुनिया अब भी उनकी है? क्या स्टॉप ब्रेक और रहते बर्सर्कर्स अम्बासेडर का फ्यूचर है? और जवाब मिला, हाँ। फेटेड केनेस्टेटेड कैडेंस के अंदर भी वॉल्केनो जैसे पोटेंशियल इरप्ट हो रहा था। वो सब अपने रिस्पेक्टेड सीनियर मोन की तरफ दौड़ रहे थे बिना किसी हेजिटेशन के। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स लिटरली गूंज उठी थी और छोटी छोटी ट्राइब्स के लोग भी हवा में उड़ने लगे थे। वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, बस अपने बर्निंग ब्लड के बुलावे पे चल पड़े थे। माउंटेन्स में छुपे बर्सर्कर्स, जिन्होंने तो बड़ा मुश्किल से अपनी अर्जेस सप्रेस करी थी, उनमें से कई लोग फिर से स्टर होने लगे। वो फिर एक बार कंट्रोल में आए, बट कुछ यंग वंस थे जिनके पास सपने थे, वो अब रुकना नहीं चाहते थे। वो निकल पड़ते हैं सू मिंग की तरफ। उनके ब्लड ने उन्हें बुलाया था। जब उनका ट्राइब उन्हें जाता देखता है तो कोई नहीं रोकता, सिर्फ साइलेंटली देखते हैं। उधर जहां चिलेतियन का ट्राइब था, जब उनका ब्लड इरप्ट करता है वो अपना आर्म स्विंग करता है और 10,000 लोग उनके साथ आसमान में निकल पड़ते हैं। चिलेतियन चिल्लाता है, जिंदा रहूं या मर जाऊं क्या फर्क पड़ता है? अगर एक बार भी मुझे लेजेंडन पे विश्वास करना है तो मैं करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथ चलो हमारे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स पोस्टर के सामने। पूरे वर्ल्ड में रंबलिंग होने लगती है, पर फिर भी बर्जर्कर फैंग ट्राइब प्रहोलय बिल्कुल काल्म रहता है जंगल के अंदर। वो लोग अब भी छुपे हुए हैं, लेकिन नाउ वो 8 लोग नहीं थे जो ओल्ड मैन के पीछे थे। अब उनके पीछे लगभग 30 लोग ग्राउंड पे घुटनों के बल बैठे थे, साइलेंट, पर उनके चेहरे पर स्टबननेस थी। जब हर तरफ लॉन्ग आर्क्स सूमिंग तक रीच कर रहे होते हैं, तित्यनोटा एकदम से लाउड लाफ्टर निकालता है। उसके चेहरे से डार्कनेस जा चुकी थी, अब काल्मनेस दिख रही थी। वो एक कदम सूमिंग की तरफ बढ़ता है। वो कहता है, तुम एक मरने वाले इंसान हो, तुम्हें क्या हक है मुझसे इस तरह बात करने का? उसके आसपास का कर्स का ब्लैक स्मोक अब गोल्डन लाइट में बदल जाता है और उसके चेहरे पे एक सॉवरेन सोसेट जैसा मैजेस्टिक एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कदम बढ़ाता है और एक पावरफुल प्रेजेंस उसके बॉडी से एक्सप्लोड करता है। यह प्रेजेंस ऐसी थी जो सिर्फ 3 सॉवरेंस और 5 एम्परर्स में होती थी, और नीचे सारे इमॉर्टल्स इस एनर्जी को फील कर सकते थे। सूमिंग कामली कहता है, वो हक़ तब बना जब मैंने सालों पहले चौनन माउवार है साउथ मॉर्निंग सीक्रेट माउंटेन बोराटेर सोए के पास तुम्हारा एक क्लोन डिस्ट्रॉय किया था, और फिर थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारा और एक क्लोन यही मार दिया। और फिर जब डितियन से एक कदम आगे बढ़ता है, सूमिंग भी एक कदम आगे बढ़ता है। दोनों के कदम जैसे ही साथ में गिरते हैं, एक इनविजिबल क्लैश होने लगता है। दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को क्रश करने लगती हैं। दूर से यह पूरा एक इल्यूजन जैसा सीन लगता था। डितियन वडाट गोल्डन लाइट में डूबा था, और तब उसके आसपास एक 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन का इल्यूजन बनता है। वो ड्रैगन रोरिंग करता हुआ सूमिंग की तरफ फ्लाई करता है। सूमिंग फिर आर्म स्विंग करता है और ब्लैक स्मोक स्काई में तरकता है, जैसे एक कर्स नाउन जग गया हो। वो स्मोक स्टैच्यू के राइट आर्म से निकलता है, और जैसे ही सूमिंग उस हाथ की पाम से नीचे आता है, उसका हाथ एक बड़ा पंच फॉर्म करता है, और वो पंच उस गोल्डन ड्रैगन को स्मैश करता है। ड्रैगन और पंच दोनों कोलाइड करते हैं एक ह्यूज बूम के साथ, और पूरा आसमान गूंज उठता है। उसी वक्त सूमिंग एक और कदम बढ़ता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारे 2 क्लोन्स तोड़ सकता हूं। और जैसे ही उसका कदम लैंड होता है, पूरी दुनिया से पावर डी तियानन की तरफ दौड़ती है, क्योंकि अब सूमिंग ने वर्ल्ड की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया था, और यही पावर है
बर्सर्कर सोल रेल्म लकी। सूमिंग बोलता है, मैं चाहता तो पूरी दुनिया को तुम्हारे क्लोन्स के पीछे लगा देता, हर कोई तुम पर लानत भेजता जब तक तुम मर नहीं जाते। और उसी वक्त वो एक और कदम आगे बढ़ता है। दुनिया गूंज उठती है। दीत्यनट के गोल्डन लाइट में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे उसने वो प्रेशर महसूस किया हो जो सूमिंग के स्टेप्स के साथ दुनिया से सर्ज हो रहा था। सूमिंग 2 कदम और बढ़ाता है और उसकी क्सियानमंडाओ और भी ऊपर उठ जाती है। सब लोगों को ऐसा लगता है जैसे उसका बॉडी बड़ा हो गया हो। एक इल्यूजन था शायद, लेकिन हर किसी के दिल में वो इमेज बस गई थी। सूमिंग गरजता है, मेरे पास बर्जर्कर्स का किस्मेटैंड है, और एक और कदम बढ़ाता है। उसकी की अब इतनी हैवी हो गई थी कि पूरा यूनिवर्स हिलने लगा। गोल्डन रोब्ड दित्यन ठंडी से फुर्ड हरम फैटनन करता है। उसकी इंट्यूशन उसे कहती है, अगर सूमिंग की फाहियत और बढ़ने दी तो वो दुनिया के हर कोने से और ज्यादा पावर खींच लेगा। जैसे ही डीतियन कुछ करने जा रहा होता है, सूमिंग एक और कदम बढ़ाता है। वो चिल्लाता है, मेरे पास वो पावर है जो बर्सर्कर सोल रेल्म सिस्टेरोनाइचेन तक पहुंचा सकती है। मेरे ऊपर अब भी स्काई में एनॉमली बनी हुई है। दित्यन, तुम कैसे बच सकते हो? तुम्हारा क्या हक है मुझसे लड़ने का? उसका आखिरी सेंटेंस पूरी तरह एक बीपम इंटरोगेशन ओनोडलहाम था, एक ऐसी पुकार जो आसमान तक जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्काई, अर्थ और पूरे लैंड ऑफ बर्जर्कर्स वेस एक साथ गरज रहे हों। दित्यन से एक सवाल कर रहे हो, तुझे मरने से कौन रोक रहा है? हिल गया। इमॉर्टल्स पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पे वाइटनेस आ गई। जियंस का चेहरा भी डार्क पड़ गया, लेकिन वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था। दीत्यनस के प्यूपिल्स इंस्टेंटली श्रिंक होते हैं। चुपचाप नहीं बैठा, तुरंत एक कदम आगे बढ़ता है और अपना राइट हैंड ऊपर उठा के सूमिंग की तरफ पॉइंट करता है। वो चिल्लाता है, अगर तुमने अपने बर्सर्कर सोल स्वन्नेहू का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की पावर समन की है तो मैं सबसे पहले उसका सोल और स्पिरिट अलग कर दूंगा। वो फिंगर से पॉइंट करता है और स्काई में एक लाउड बूम होता है। उसके सामने एक क्राउन पहने हुए इल्यूजन मैनिफेस्ट होता है। गोल्डन लाइट में स्नान करता हुआ वो इल्यूजन सूमिंग की तरफ चार्ज करता है, एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव ऑरा के साथ जो पूरी दुनिया को फाड़ सकती हो। पूरा वर्ल्ड जब गोल्डन लाइट में डूबा होता है तब दित्यन पर बोलता है, मेरी आंखों में हमेशा सिर्फ 2 कलर्स थे, ब्लैक और व्हाइट। तुम्हारा ब्लैक तुम्हारी सोल है और व्हाइट तुम्हारी स्पिरिट। उसके कहते ही सू मिंग के बॉडी पर ब्लैक और व्हाइट आने लगते हैं, बिल्कुल जैसे डीतियन ने कहा था। वो गोल्डन लाइट के अंदर उसका पूरा एग्जिस्टेंस उन शेड्स में लपेट लेता है। डीतियन चिल्लाता है, गोल्ड वो लाइट है जिससे मैं इस दुनिया को प्यूरिफाई करता हूं। इसी गोल्डन लाइट से मैं तुम्हारी ब्लैक सोल को इरेज करूंगा और तुम्हारी व्हाइट स्पिरिट को मिटा दूंगा। तभी डीतियन का लेफ्ट हैंड 99 सील्स बनाता है और फिर उसी हाथ से राइट हैंड को पुश करता है और तुरंत सूमिंग के ऊपर का ब्लैक एंड व्हाइट डिस्टॉर्ट होने लगता है, जैसे वो गोल्ड में बदलने जा रहे हो। लेकिन सूमिंग बिल्कुल काल्म रहता है। वो धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और बिना किसी टेंशन के अपनी फर्स्ट फिंगर उठा के कहता है, वो बोलता है विंड। जब उसने ये वर्ड बोला तो उसकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर एक मोस रूनिक सिंबल मेनन फ्लैश करता है और मोस स्पैन 9 बार कंटिन्यूअसली मीनन ने ब्लिंक करता है। तभी एक बड़ा रूनिक सिंबल सूमिंग के आसपास अपीयर करता है जो उसके बॉडी से ओवरलैप करता हुआ लगता है और 9 बार वो रूनिक एनर्जी ब्लिंक करती है और फिर आता है एक मोर्निंग साउंड, हवा का। विंड चार्ज करती है, एक पावरफुल गस्ट जो आसमान और जमीन को जोड़ने वाली वर्ल्ड विंड लाइट बन जाती है। और सिर्फ एक ही नहीं, एक के बाद एक 9 वर्ल्ड विंड शाफ्ट निकलती हैं, सूमिंग को सराउंड करती हैं और फिर बाहर की तरफ तेजी से स्प्रेड करती हैं। ये सब इन वर्ल्ड पावर सेंट पावर का पार्ट था, क्योंकि अब सूमिंग बर्सर्कर सोल रेलमेन में था, इसलिए उसकी सोल सीधे दुनिया से कनेक्ट हो गई थी और अब वो उससे एनर्जी ड्रॉ कर सकता था। और जब तक सूमिंग का बॉडी इस फोर्स को झेल सकता है वो ये बाउंडलेस पावर गैदर करता रहेगा। किसी भी अदर मेंट बर्सर्कर सोल रेल्म प्लॉस्टिया वॉरियर का बॉडी सूमिंग से कंपेयर नहीं हो सकता था। ये बॉडी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बनी थी, जब उसके हजाउड्रोसियन बोन्स, फ्लैश और ब्लड फनेस्टेन एक ट्रू बर्सर्कर में चेंज हो चुके थे। और जब ऐसा बॉडी बर्सर्कर सोल रेल्म तक पहुंचता है तो एक अनइमेजिनेबल चीज पैदा होती है और सूमिंग वहीं था। चाहे ये सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज ही हो, सूमिंग का पेस एनर्जी गैदर करने में धीरा था,
लेकिन उसकी पॉइंट वांट रूनिक सिंबल नॉलेज जो उसने पुनः हिडन ड्रैगन सेक्ट पॉइंट से सीखी थी अब एक्सप्लोड कर रही थी। जैसे ही विंड सिंबल अपीयर होता है, हिडन ड्रैगन सेक्ट 1 के लोगों की आंखें फट जाती हैं। वो डिसबिलीफ में आसमान की तरफ देखते हैं। क्या उनका पावरफुल सिंबल अब किसी और के पास है? और फिर सूमिंग शांत आवाज में बोलता है, रेन। उसकी लेफ्ट मिडिल फिंगर पर रेन रूनिक सिंबल मोइपोन ग्लो करता है, बड़ी तेजी से साइज बढ़ता है और विंड सिंबल के साथ ओवरलैप करके फ्यूज हो जाता है। स्काई गरज उठता है, एक स्टॉर्म डिसेंड करता है। हेवी रेन टॉट पड़ने लगती है, एबनॉर्मल लेवल्स की बारिश जो हर किसी को शॉक में डाल देती है। व्हर्लविंड, रेन, थंडर स्काई में घूमने लगते हैं और वो गोल्डन लाइट से टकरा जाते हैं। हिडन ड्रैगन सेक्टर। चंडोट का पेस। जिंगनन कार्मेनालाइबोनस का ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। उसने पहचान लिया ये उनके सेक्ट का आर्ट था और फिर भी उसके चेहरे पे टेरर था क्योंकि इन दो सिंबल्स को ग्रास्प करना उनके सेक्ट में भी बहुत रेयर होता और तभी एक और शॉक सूमिंग गरजता है। थंडर। उसका रोर दुनिया के सब पार्ट्स में सुनाई देता है। थंडर की गूंज व्हर्लविंड और रेन के साथ फ्यूज हो जाती है, जैसे हेवन वॉर्सॉ बिलोंग की पावर उन सिंबल्स में भर गई हो। ये इम्पॉसिबल है। वो तीनों सिंबल्स विंड, रेन और थंडर मास्टर कर गया। चेंचुंग हिडन ड्रैगन सेक्ट का प्रोडिजी ब्लैंक आंखों से सूमिंग को देख रहा होता है। उसने सिर्फ हाफ थंडर सिंबल को ग्रास्प किया था और यह बंदा तो फुल मास्टरी में है। और फिर वो फाइनल ब्लो सूमिंग रोर करता है, लाइटनिंग। और तब पूरा स्काई क्रैक करता है। एक लाइटनिंग बोल्ट स्पेस को चीर देता है। थंडर, व्हर्लविंड, स्टॉर्म सब एक साथ स्ट्राइक करते हैं। वो गोल्डन लाइट जो पूरे वर्ल्ड पे छाई हुई थी वो शैटर्ड वन हो जाती है पीसेस में। गोल्डन रोब्ड दित्यानबस का बॉडी हिलता है लेकिन वो रिट्रीट नहीं करता। लेकिन अब क्लियरली उसका आर्ट बैकफायरन कर गया था और वो कंट्रोल लूज कर रहा था। सूमिंग का चेहरा पेल हो जाता है लेकिन उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है। वो कहता है, अब तुम मेरा सोल स्नैच नहीं कर सकते, अब मैं अटैक करूंगा। वो लेफ्ट हैंड उठाता है और स्विंग करता है। वो 4 रूनिक सिंबल्स विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग एक साथ दीतियन की तरफ शूट करते हैं। दीतियन अब कंप्लीटली सराउंडेड होता है। लाइटनिंग ब्लास्ट, स्क्रीमिंग व्हर्लविंड्स, हेवी रेन और रोरिंग थंडर में। इसी वक्त सूमिंग एक स्टेप लेता है और दीतियन के बिल्कुल ऊपर अपीयर करता है। वो नीचे देखता है और राइट हैंड उठाता है जिससे पुश करता है। स्काई में गूंज होती है और सूमिंग का स्टैच्यू ऑफ द गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लोअर राइट आर्म डिसेंड करता है। 5 फिंगर्स ओपन दीतियन पर प्रेस करने के लिए। राइट आर्म के साइड से डार्क माउंटेन और 9th समिट ओन का इल्यूजन अपीयर होता है। उनके बीच में होता है वो सेम पर्पल हेयर्ड यंग मैन। यही 3 एलिमेंट्स मिलकर बना रहे थे सूमिंग के बसरकर सोल ऑफ ए सोसुल का सबसे डेंजरस अटैक। पावर इतनी इंटेंस थी कि वर्ड का कलर फेड हो गया। दीतियन का एक्सप्रेशन टाइटन हो गया, उसके प्यूपिल्स श्रिंक और वो बोलता है, सोर टू द वाइट स्काई। वर्ल्ड एकदम साइलेंट हो जाता है। आसमान काला हो जाता है और उसके चारों तरफ क्लाउड ऑफ बॉडी व्हाइट फ्लेम्स लेट उठने लगती हैं। एक वर्ल्ड एंडिंग पावर एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। लोगों के दिमाग ब्लैंक हो जाते हैं सिर्फ वो फ्लेम्स देखकर। दीतियन चिल्लाता है, मैं इस क्लोन के पावर को सैक्रिफाइस करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो मैं अपना बॉडी डिस्ट्रॉय करके भी तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। और तब सूमिंग आंखें बंद करता है, चेहरा शांत, और कहता है, मिडिल स्टेज ऑफ द बर्जर्कर सोल रेल्म एक्टिवेट।